जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एरो इंजन्स के मामले में भारत का स्थान दुनिया में तीसरे नंबर पर। केरल में आयोजित की जाएगी भारत और फ्रांस की आर्मीज के बीच जॉइंट एक्सरसाइज। भारत में आयोजित की गई थी 25 देशों की अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज के प्रमुखों की एक खास मीटिंग। गलवान वैली के पास इंडियन आर्मी ने बढ़ाई है अपनी पेट्रोलिंग एक्टिविटीज और भारत और अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पर करेंगे एक साथ काम। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिटी कैनबरा, तो यहाँ पे स्थित एक डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थिंक टैंक जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट यानी कि ASPI, तो उनकी तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिसर्च रिपोर्ट में कई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि इस रिपोर्ट के मुताबिक क्रिटिकल और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च करने के मामले पर जो चीन है वो पूरी दुनिया में सबसे पहले नंबर पर है। और ये रिपोर्ट इस बात का खुलासा करती है कि बेहद ही महत्वपूर्ण और उभरती हुई नई टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में जो चीन है उसने हाई इम्पैक्ट रिसर्च में कभी कभी बेहद ही आश्चर्यजनक नेतृत्व स्थापित करके खुद को दुनिया के लीडिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी सुपर पावर के रूप में स्थापित करने के लिए अपनी नींव का निर्माण किया है। और इस रिपोर्ट में जिन 44 क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को लिया गया है तो उनमें से 37 टेक्नोलॉजीज पर चीन ने बढ़त हासिल करके रखी हुई है, और जिसमें डिफेंस, स्पेस, रोबोटिक्स, एनर्जी, एनवायरनमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस मटेरियल्स और की क्वांटम टेक्नोलॉजी एरियाज, तो इन अलग अलग फील्ड्स की टेक्नोलॉजी इंक्लूड है। और एक सबसे प्रमुख क्षेत्र जिसमें चीन ने सबको पीछे कर दिया है तो वो है डिफेंस और स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज का क्षेत्र। और इस रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2021 में कथित तौर पर एक न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल्स में चीन की प्रगति ने यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज तक को चौंका दिया था, और जबकि इन टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च करने के मामले पर जो यूएस है वो दूसरे नंबर पर है। और सरप्राइजिंग बात यह है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन और यूएस के बीच जो गैप है वो छोटा मोटा नहीं बल्कि काफी बड़ा है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो चीन है वो यूएस से इस मामले पर काफी आगे है। और इसी डेटा में स्मॉल और सेकंड टायर ग्रुप ऑफ कंट्रीज को भी इंक्लूड किया गया है जिनमें लीड कर रहा है भारत और यूके। और इस रिपोर्ट के मुताबिक एडवांस एयरक्राफ्ट इंजन्स जिनमें हाइपरसोनिक वाली टेक्नोलॉजी की बात भी की गई है, तो इस मामले पर भारत की रैंकिंग पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। और ये रिपोर्ट इस बात का भी खुलासा करती है कि जो भारत है वो भी काफी तेजी से एयरक्राफ्ट इंजन्स के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, तो इस तरह के फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जबकि ड्रोन्स, रोबोटिक्स, स्वार्मिंग, तो इन क्षेत्रों में भारत की पोजीशन चौथे नंबर पर है। और एरो इंजन्स के अलावा कोटिंग्स, एडवांस एक्सप्लोजिव्स, एनर्जेटिक मटेरियल्स, क्रिटिकल मिनरल्स एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग, एडवांस डेटा एनालिटिक, मशीन लर्निंग, प्रोटेक्टिव साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज, एडवांस इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन, फैब्रिकेशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सुपर कैपेसिटर्स, तो इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एरियाज पर भी भारत तीसरे नंबर पर है। और हमें पता है कि आपके मन में कई सारे प्रश्न होंगे, जिसमें सबसे बड़ा प्रश्न यही होगा कि एरो इंजन्स के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर कैसे है? यूके, फ्रांस, तो ये देश कहाँ हैं? तो देखिए, इन प्रश्नों का उत्तर यही हो सकता है कि इस रिपोर्ट में ये बिल्कुल नहीं कहा गया है कि इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में इन देशों ने महारत हासिल कर ली है, बल्कि इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि कौन कौन से देश हैं जो इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में सबसे ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। अब जैसे जो ये एयरक्राफ्ट इंजन्स वाली कैटेगरी है, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन इस कैटेगरी में सबसे अधिक रिसर्च करने में शामिल है और उसने बाकी देशों की तुलना में सबसे अधिक टैलेंट को इस क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए लगा रखा है, जिसमें अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, तो इस तरह के ह्यूमन टैलेंट्स इंक्लूड हैं। यानी कि सबसे अधिक संख्या में चाइना के पास लोग हैं इस फील्ड पर रिसर्च करने के लिए। और इसी तरह से दूसरे नंबर पर है यूएस और फिर तीसरे नंबर पर है भारत। और इसलिए इसी रिपोर्ट में इस बात को भी मेंशन किया गया है कि इस रिसर्च के लिए टॉप के सबसे अधिक इंस्टीट्यूट चीन के पास है। और बाकी एयरक्राफ्ट इंजन्स के अंदर केवल वही इंजन्स नहीं आते हैं जो फाइटर एयरक्राफ्ट को पावर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बल्कि इसमें रैम जेट, पल्स जेट, मोटर जेट, तो इस तरह की अलग अलग कैटेगरीज भी इंक्लूड रहती हैं। अगले सप्ताह केरल में स्थित पंगोडे मिलिट्री स्टेशन में भारत और फ्रांस की आर्मीज के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है फ्रेंजेक्स 2023, तो इसे आयोजित किया जाएगा। और इस एक्सरसाइज के दौरान दोनों देशों के फोर्सेस टैक्टिकल लेवल पर अपने बीच के इंटरऑपरेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन को बढ़ाएंगे। और इस तरह के फॉर्मेट में आयोजित होने वाला ये भारत और फ्रांस की आर्मीज का पहला संयुक्त अभ्यास है, और जिसमें फ्रांस की 6 लाइट आर्मर्ड ब्रिगेड पार्टिसिपेट करने वाली है। और इस एक्सरसाइज की थीम है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस इन कंटेस्टेड एनवायरनमेंट। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है, जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि गलवान वैली के पास इंडियन आर्मी ने क्रिकेट कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किया है, तो लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अब इस क्रिकेट कंपटीशन के अलावा पूर्व लद्दाख में इंडियन आर्मी ने LAC के साथ अपनी सर्विलियंस और पेट्रोलिंग एक्टिविटीज को भी तेज कर दिया है, और यहाँ के फॉरवर्ड एरियाज पर हॉर्सेस और पोनीज की मदद से पेट्रोलिंग की जा रही है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि 27 फरवरी से 3 मार्च तक भारत और अमेरिका के DTTI इनिशिएटिव यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, तो इसके तहत जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन की 6th मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें 11 मेंबर वाले US डेलीगेशन ने भाग लिया था। और इस दौरान दोनों देशों के नेवी ऑफिशियल्स के बीच
एयरक्राफ्ट कैरियर टेक्नोलॉजी के अलग अलग पहलुओं के तहत फ्यूचर कॉर्पोरेशन के प्लान्स को भी डिस्कस किया गया है। और ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक ये जो मीटिंग थी, ये एयरक्राफ्ट कैरियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच के कॉर्पोरेशन को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन साबित हुई है। रायसीना डायलॉग के दौरान इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार ने लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ मैरीटाइम कॉर्पोरेशन को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। उनका कहना था कि कॉर्पोरेशन की हमें आवश्यकता है और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम समुद्री क्षेत्र में हमेशा तत्पर रहते हैं, और ये पता लगाने के लिए कैसे कॉर्पोरेशन करना है और कैसे एक साथ काम करना है। और ये कॉर्पोरेशन जरूरी इसलिए भी है क्योंकि मैरीटाइम डोमेन में ऐसे कई सारे चैलेंजेस हैं जो कोई भी इंडिविजुअल नेशन एड्रेस नहीं कर सकता है। और उनका ये भी कहना है कि हम क्षेत्रीय समस्याओं के लिए क्षेत्रीय समाधान की ही तलाश कर रहे हैं। बाकी इंडियन नेवी चीफ का ये भी कहना है कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जैसे कि स्पेस बेस्ड सर्विलियंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, तो ये सभी टेक्नोलॉजीज एक बेहतरीन मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए मैरीटाइम कमांडर्स की काफ़ी मदद कर रही हैं। और इस रशिया यूक्रेन वॉर ने भी हमें दिखाया है कि सभी नई टेक्नोलॉजीज के लिए जो काउंटर मेजर्स हैं वो कितनी तेज़ी से विकसित किए जा सकते हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि कल शुक्रवार रात पुलवामा के निवासियों ने साउथ कश्मीर के पोटगमपोरा इलाके में एक मुठभेड़ के दौरान आतंकियों द्वारा मस्जिद के इस्तेमाल के विरोध में एक लंबा कैंडल लाइट मार्च निकाला था। और ये कैंडल लाइट मार्च न केवल मस्जिद का आतंकियों द्वारा इस्तेमाल करने के विरोध में था, बल्कि ये इंडियन आर्मी के ब्रेव हार्ट सिपाही पवन कुमार को श्रद्धांजलि के रूप में भी था, जो कि अभी हाल ही के पुलवामा एनकाउंटर में आतंकियों से मस्जिद को ही सुरक्षित करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। और एक कैंडल लाइट मार्च इस बात को भी दर्शाता है कि कश्मीर के आवाम को ये समझ में आ गया है कि वास्तविकता में कौन उनके साथ है, कौन उनके विकास चाहता है, कौन उनके लिए शांति चाहता है। और जिस तरह से इस मार्च के दौरान सिपाही पवन कुमार अमर रहे के नारे लगे, तो वो इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त है। और आप सभी जानते हैं कि हम सभी ने वो समय देखा है कि जब कश्मीर में मारे गए आतंकियों के समर्थन में मार्च निकाला जाता था, और एक आज का समय है जब कश्मीर में एक रियल हीरो के सम्मान में मार्च निकाला जा रहा है। और ये घटना अपने आप में बहुत सारी बातें कहती हैं। और हमारा पड़ोसी दुनिया भर में चीख चीख कर बस यही कहता है कि भारत की सेना जम्मू कश्मीर में लोगों के साथ अत्याचार कर रही है। तो हमें ये लगता है कि हमारे पड़ोसी को सबसे पहले अपने आंखों की जांच कराने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका नंबर हमें लग रहा है कुछ कम ज़्यादा हो गया है। और फिर एक सही नंबर का चश्मा पहनकर आप ये कैंडल लाइट मार्च वाली पोस्ट को जरूर देखना। अगर आपके पास आंखों की जाँच कराने के पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आप भारत आ जाओ, यहाँ लेंसकार्ट जैसी सर्विस मौजूद है। इस महीने ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री भारत की विजिट पर होंगे। ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री की जो भारत यात्रा है वो 8 से 11 मार्च तक है, और इस दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट डील को लॉक किया जाएगा, और इसी के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बायलैटरल रिलेशनशिप को अपग्रेड भी किया जाएगा। और जबकि जापान के प्रधानमंत्री इस महीने के अंत तक भारत की विजिट कर सकते हैं, हालांकि उनकी विजिट की जो डेट है वो अभी फाइनल नहीं हुई है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि इस सप्ताह न्यू दिल्ली में 25 देशों के इंटेलिजेंस प्रमुख ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस को डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए थे। और इस मीटिंग में फ्रांस, यूके की MI6 और कई वेस्टर्न एशियन कंट्रीज के इंटेलिजेंस एजेंसीज के प्रमुखों ने भाग लिया था। और इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए रशिया को भी इनविटेशन भेजा गया था। और इस मीटिंग में जो भी डिस्कशंस हुए तो उन्हें कॉन्फिडेंशियल ही रखा गया है, यानी कि उनके बारे में कोई भी जानकारी जारी नहीं की गई है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग में जो मेन फोकस था वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर था। और इस मामले पर वियोन की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक ये जो मीटिंग है ये दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की मीटिंग और रायसीना डायलॉग के साथ हुई थी। इसके अलावा लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस के कॉमर्स डिपार्टमेंट के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी ने 37 एंटिटीज को ब्लैकलिस्ट किया है, क्योंकि इन पर आरोप है कि ये पाकिस्तान और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट करने के लिए रशियन और चाइनीज मिलिट्री के साथ इन्वॉल्व थे। और साथ ही साथ इन पर म्यांमार और चीन में ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन का भी आरोप है। और इन 37 में से 14 एंटिटीज चाइना और पाकिस्तान में स्थित हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इनमें कुछ कंपनियां चीन और पाकिस्तान की भी हैं जिनको यूएस ने ब्लैकलिस्ट किया है, क्योंकि ये अनसेफ गाइडेड न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ और बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम्स में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। यूएस के फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी जनरल जिम मैटिस का कहना है कि उन्हें इस बात की आशंका है कि जो चीन है वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को काफ़ी करीब से देख रहा है, और अगर यूक्रेन में रूस का हमला सफल हो जाता है तो फिर उन्हें इस बात का डर है कि चीन भारत में LAC के पार इस तरह के हमले शुरू करने की तैयारी कर सकता है। तो चलिए इसी बात पर आपके लिए आज का प्रश्न यही है कि क्या रशिया ने जैसा यूक्रेन में किया तो वैसा कभी चीन भारत में करने की कोशिश कर सकता है या नहीं? तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि यूएस के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार निकी हेली की तरफ से इस बात को लेकर चेतावनी दी गई है कि जो चीन है वो यूएस का अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड एनिमी है। बाकी एक अपडेट यह है कि हमेशा की तरह जिनेवा में आयोजित UNHRC की मीटिंग में पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करी थी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वही हुआ जो होता है, पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बेइज्जती। तो पाकिस्तान की स्टेटमेंट पर भारत की तरफ से जो जवाब दिया गया है वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो भारत के प्रतिनिधि का कहना था कि पाकिस्तान के पास UNSC द्वारा डेजिग्नेटेड आतंकी और आतंकी संगठनों की सबसे अधिक संख्या की मेजबानी करने का एक अद्वितीय गौरव है।
और पाकिस्तान की पॉलिसीज दुनिया भर में कई हजार नागरिकों की मौत के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। लादेन जैसे लोग पाकिस्तान की प्रीमियर मिलिट्री एकेडमी के बगल में रह चुके हैं। हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे लोगों को कई दशकों से पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज बचाती आई हैं, उन्हें शेल्टर देती आई हैं। आज के समय में पाकिस्तान में कोई भी रिलीजियस माइनॉरिटी खुलकर नहीं जी सकते हैं, खुल के अपनी रिलीजन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। और इसलिए भारत ने सुझाव दिया है कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के बजाय इन समस्याओं पर ध्यान दें और अपने खुद के लोगों के फायदे के लिए काम करें। और भारत का यह भी कहना था कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से यूएन जैसे प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करने की कोशिश करी है, और वो भी क्यों? केवल भारत के खिलाफ फर्जी प्रोपेगेंडा करने के लिए। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2020 में जम्मू कश्मीर के सोपोर में एक ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल पुलिस ऑफिसर वजाहत अहमद ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2010 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन दीपक शर्मा वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2001 में लद्दाख में इस देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए कैप्टन सोमेश श्रीवास्तव और ड्राइवर कृष्ण गोपाल ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1995 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन राकेश शर्मा वीर गति को प्राप्त हुए थे। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।